मुझे बताएं कि जो कल हम लोगों ने लेक्चर किया था वो आप लोगों को समझ आ गया? उसमें जो क्वेश्चन वगैरह किए थे वो उसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर, क्लियर। इजी है क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें एक ही तरह का फार्मूला लगेगा, कोई वो मसला भी नहीं है कि सैंपल साइज भी नहीं देखना आप लोगों ने कि क्या है, मतलब स्मॉलर है, ग्रेटर है, इस तरह से, या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है या नॉन है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने इसमें नहीं देखनी। ठीक है, तो इसमें जो बस मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें ये चीज़ प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ये बस उन्हीं में होगा। ठीक है, जैसा सिंगल प्रोपोर्शन के लिए था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, उसमें भी यही था कि आप जो है वो करते हैं, क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन होती है कि प्रोपोर्शन है, आप प्रोपोर्शन के लिए टेस्टिंग करें, लेस देन, ग्रेटर देन, वो जो भी है वो बात की बात है। उसके बाद जो दूसरे वाले केसेस हैं, लाइक ये जो कल हम लोगों ने लेक्चर किया जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस था, तो उसमें भी इसी तरह से ही था कि क्वेश्चन में वो आप लोगों को बताएगा, अगर नहीं भी बताया तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आप लोगों को उसकी समझ आ। तो जो आज का लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7.6.1 तो कल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आज जो है वो हम लोग 7.6.2 देखते हैं। वो कह रहे हैं कि Landau et al. Examine rates of post-traumatic stress disorder, ठीक है, PTSD in mothers and fathers। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि parents were interviewed 5 to 6 weeks after an accident or a new diagnosis of cancer or diabetes, ये type 1 for their child। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मदर्स और फादर्स से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली है और ये इंफॉर्मेशन हम लोग 5 to 6 वीक्स लेते रहे हैं जब उनके बच्चों में का कोई एक्सीडेंट होता था या उनको कैंसर डायग्नोस होता था या टाइप 1 डायबिटीज उनको डायग्नोस होती थी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 28 of 175 fathers, ठीक है, 28 में से 175 fathers interviewed and 43 of 100 and just a minute guys, uh, 28 out of 175 fathers interviewed and 43 of 180 mothers, ठीक है, interviewed met the criteria for current PTSD। ठीक है, यहाँ तक उसने जो हमें इंफॉर्मेशन है वो दे दी है। अच्छा देखें, यहाँ तक उसने हमें कुछ नहीं बताया कि आप मतलब जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन, देखें डिफरेंस इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमें दो सैंपल्स गिवन है तो डिफरेंस का ही केस बनता है। अच्छा, इसमें उसने हम यहाँ तक हमें कुछ नहीं बताया कि ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या मीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये चीज अभी आप लोगों को खुद भी ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देख के और जो मीन के क्वेश्चंस है वो देख के तो अंदाजा हो गया होगा कि मीन में तो सीधी सीधी वो आपको या तो डाटा दे देता है या वो कहता है कि ये मीन गिवन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, यहाँ वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो कुछ इस तरह से देगा कि सैंपल साइज देगा और सैंपल में से कुछ जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो हमें दे देगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 28 out of 175 fathers interviewed and 43 of 180 mothers, ठीक है, ये इंटरव्यूड मेट द क्राइटेरिया फॉर करंट PTSD। ठीक है, ये वो जो क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि is there sufficient evidence for us to conclude that fathers are less likely to develop
PTSD than mothers when a child is traumatized by an accident, cancer diagnosis or diabetes diagnosis. ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके तो हम लोग अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, देखें प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो ऊपर उसने हमें दी है कि फादर्स के इतने सैंपल है, उसमें से इतनों ने रिस्पॉन्ड किया, मदर्स का इतना सैंपल है, उसमें से इतनों का इंटरव्यू किया, ठीक है, या रिस्पॉन्स किया, ठीक है, उसमें से उसके अलावा जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी वो ये है, फादर्स आर लेस लाइकली टू डेवलप PTSD देन मदर्स। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सैंपल जो है वो मैं फादर्स के लिए वो कर देता हूँ और जो सेकंड सैंपल है वो मदर्स के लिए, यानी N1 X1 जो है वो फादर्स के लिए है और N2 X2 जो है वो मदर्स के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो चीज चेक करनी है हम लोगों ने, या जो चीज टेस्ट करनी है हम लोगों ने, वो ये है, मैं हाइपोथेसिस यहाँ पे बना देता हूँ आपको। अच्छा, पहले हम लोग वो 6 स्टेप्स लिख लेते हैं जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करने होते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन का। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कंप्यूटेशन का, और छठा स्टेप है हमारे पास, सिक्स्थ स्टेप है हमारे पास कंक्लूजन का। ठीक है, ये 6 स्टेप्स है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास पहले इस क्वेश्चन में जो हाइपोथेसिस बनेगा वो कुछ इस तरह से है। H0 H1, देखिए उसने, मैं शेयर करता हूँ, fathers are less likely to develop PTSD than mothers। ठीक है, तो लेस का मतलब यही वही बात होगी कि ये लेस वाली इनइक्वालिटी X1 में यूज होगी। ये P1 इज, अगर मैं फर्स्ट सैंपल जो है वो फादर्स का लूं और सेकंड सैंपल जो है वो मदर्स का लूं, तो ये हमारे पास फादर्स आर लेस लाइकली टू डेवलप PTSD देन मदर्स, जो कि P2 है, यानी सेकंड सैंपल की प्रोपोर्शन है। इसको अगर मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूँ तो वो ये भी है कि P1 माइनस P2 इज लेस देन 0। इसके अगेंस्ट जो भी इनइक्वालिटी बनती है वो हम लोग H0 में लिख देंगे, which is P1 minus P2 is greater than क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। चलिए ठीक है, कुछ नेट का इश्यू था उसकी वजह से ये हुआ है। बहरहाल ये है कि ये मैं दोबारा से आप लोगों को जो हाइपोथेसिस हम लोग बना रहे थे वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अच्छा, वो जो 6 स्टेप्स है वो उसी तरह से ही है। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने का है, H0 और H1। ठीक है, जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग उसमें रखते हैं, ये H1 में रखते हैं। ठीक है, तो P1 माइनस P2 इज लेस देन 0। लेस देन इस वजह से कि हम लोगों ने फादर्स आर लेस लाइकली टू डेवलप PTSD, जो भी सिम्टम्स हैं वो है, इस वजह से हम लोग P1 माइनस P2 लेस देन 0 H1 में रख देंगे और P1 माइनस P2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हम लोग H0 में रख देंगे। और उसकी रीजन ये है कि ये हम लोगों ने H1 में जो इनइक्वालिटी होती है उसके अपोजिट हम लोग H1 में रखते हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। इसमें अल्फा की वैल्यू जो गिवन है हमें वो है 0.05। ठीक है,
यस 0.05 हमें गिवन है 0.05। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का, तो वो भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। z इक्वल्स टू p1 hat माइनस p2 hat माइनस 0 डिवाइडेड बाय p bar into 1 minus p bar over n1 प्लस p bar, ये p bar into 1 minus p bar डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है विच इज वो क्रिटिकल रीजन बनाना। अब देखें क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास H1 की इनइक्वालिटी पे बेस करता है, और H1 में अभी इनइक्वालिटी लेफ्ट साइड का है यानी नेगेटिव साइड का है, तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस सॉरी क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन बन जाएगा, सही है। और ये सेंट्रल वैल्यू विच इज 0, ये z अल्फा, क्योंकि ये वन टेल है इसलिए z अल्फा होगा, और माइनस में, ठीक है, वो आप जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की हुई है वो 3-4 वैल्यू 0.01, 0.05 और 0.1, उसमें आप वन टेल के अगेंस्ट इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, जो भी आती है वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है पांचवा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कुछ ये है कि 28 आउट ऑफ 175 फादर्स, ठीक है। फादर्स का अगर हम लोग ग्रुप 1 कंसीडर कर लें, ठीक है, तो उसके लिए n1 की वैल्यू है हमारे पास 175, ठीक है, और x1 की हमारे पास वैल्यू है 28, ठीक है। मदर्स का जो है वो हम लोग सेकंड ग्रुप कंसीडर कर लें, तो उसमें हमारे पास n2 की वैल्यू है 180, और x2 की हमारे पास वैल्यू है 48, सॉरी 48 नहीं 43 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग जो चीजें फाइंड आउट करेंगे वो कुछ ये है कि P1 hat इक्वल्स टू x1 ओवर n1 प्लस, सॉरी ये P1 हैट आ गया, और P2 हैट जो है हमारे पास वो आएगा इक्वल्स टू x2 ओवर n2, ठीक है। लाइकवाइज हमारे पास P बार की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज P बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है।
ये इंफॉर्मेशन यूज करके तो हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हमारा उसकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वो वैल्यू जो है हम लोग बाद में टेस्ट कर लेंगे। छठा स्टेप जो है हमारा उसमें ये चीज देख लेंगे कि यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। ठीक है, यूं अगर तो हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी तो हम लोग H0 को रिजेक्ट करके तो H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये 7.6.3 है। वो कह रहा है कि in a kidney international article, Avram et al. ये कुछ people है reported, ये reported on a study involving 529 hemodialysis patients and patients। ठीक है, ये जो थे हमारे पास एक आर्टिकल था, उसमें 529 हेमोडायलिसिस के पेशेंट्स थे और 326 पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि दे फाउंड दैट एट बेसलाइन 249 सब्जेक्ट्स इन द हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट ग्रुप वर डायबिटिक। यानी जो 529 हेमोडायलिसिस पेशेंट्स थे उनमें से 249 जो पेशेंट्स थे या जो सब्जेक्ट्स थे उसी ग्रुप के, उनको डायबिटीज थी। ठीक है, while at baseline 134 of the subjects in the peritoneal dialysis group were diabetic, और जो 326 peritoneal dialysis patients थे उनमें से 134 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको डायबिटीज थी। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी है वो कुछ ये है कि इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डायबिटीज प्रिवेलेंस एट बेसलाइन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ द स्टडी एंड लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देयर इज डिफरेंस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, there is no difference and there is no significant difference। ये चार टर्म्स है, there is difference और there is significant difference, ये दोनों सेम है। ठीक है, there is no difference और there is no significant difference, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, अच्छा, अब significant difference का मतलब क्या होता है उसका ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। सपोज आपके पास दो क्रिकेट टीम्स है। ठीक है, लाइक लेट्स से एक इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है और एक आपके पास ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है। अगर हम इन दोनों को परफॉर्मेंस वाइज टेस्ट करना चाहें या परफॉर्मेंस इन दोनों की चेक करना चाहें तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, या एक दूसरे अल्फाज में हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन there is no significant difference between their performances। ठीक है, अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखें दोनों की परफॉर्मेंस सेम है तो हम लोग ये चीज कहेंगे कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों की परफॉर्मेंस में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, दोनों की परफॉर्मेंस में किसी तरह का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात कहता हूँ कि मैं दो टीम्स लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया और एक मैं ले लेता हूँ जिम्बाब्वे। ठीक है, तो अगर इन दोनों के परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और जो हमारे पास जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के। यस सर। ठीक है, वो एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू हो गया तो इस वजह से। बहरहाल ये है कि मैं वो आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का बता रहा था कि अगर तो दोनों की परफॉर्मेंस की हम लोग बात करेंगे, मतलब ये कि
अगर हम दोनों की परफॉर्मेंस की दो क्रिकेट टीम्स ले लेते हैं और उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर तो उनकी परफॉर्मेंसेस सेम है तो हम लोग कहेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी उनकी परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दो क्रिकेट टीम्स की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेता हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो मैं ये बात कहूंगा कि देयर इज significant difference between these two cricket teams. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर आ रही है आवाज लेकिन कट रही है कभी कभी। तो एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू है, इस वजह से बहरहाल ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अब ऐसा ना हो। इसमें ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया उसमें जो हमारे पास हाइपोथेसिस वगैरह सब कुछ बनेंगे। H0 हमारे पास बनेगा, H1 बनेगा। इसमें चूंकि उसने सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात की है तो हमारे पास जो दो यानी प्रोपोर्शन बनेंगे या जो हाइपोथेसिस बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारे पास H1 में बनेगा वो बनेगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में भी हमें अल्फा की वैल्यू जो है वो गिवन है विच इज 0.05। सही है, ये हमें गिवन है। थर्ड स्टेप हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक अगेन हमारे पास वही होगा, z इज इक्वल्स टू p hat p1 hat minus p2 hat minus 0 divided by square root of p bar into 1 minus p bar over n1 plus p bar into 1 minus p bar over n2। ठीक है, अच्छा ये आप लोग जो है ना z वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन का, वो हमारे पास चूंकि डिपेंड करता है H1 की इनइक्वालिटी पे, जो कि इस केस में हमारे पास ये नॉट इक्वल का है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को ये z का फार्मूला लिख ही देता हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस 0 डिवाइडेड बाय p bar into 1 minus p bar over n1 plus p bar into 1 minus p bar over n2। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया थर्ड स्टेप में। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन का, वो कुछ यूं बनेगा। अच्छा मैं क्रिटिकल रीजन के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि वो हमारे पास H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। ये रेड बॉक्स में मैंने बताया हुआ कि ये नॉट इक्वल है तो हमारे पास टू टेल क्रिटिकल रीजन बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यानी ये सेंट्रल लाइन हो गई 0, उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे हो गया, राइट साइड वाला हम लोग पहले ड्रा कर चुके हैं। ठीक है, ये और
ये हमारे पास राइट साइड का हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बनेगा z अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू माइनस में जो भी वैल्यू आएगी वो आप टेबल से देख के तो लगा लीजिएगा, और यहाँ पे जो z अल्फा बाय 2 है वो हमारे पास प्लस वाला आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो आप टेबल से देख के तो लगा लीजिएगा। उसके बाद पांचवें स्टेप में जो हमें इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि दो ग्रुप्स हैं। पहला है हमारे पास हेमोडायलिसिस का, ठीक है, हेमोडायलिसिस का, ठीक है। उसमें हमारे पास N1 जो है वो 529 है, ठीक है, और हमारे पास X1 जो है वो 243 है। लेट मी चेक इट, 249 और 529, 249 है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है पेरिटोनियल का है, यस पेरिटोनियल का है, उसमें 326 टोटल पेशेंट्स हैं और 134 जो है, यानी N2 की हमारे पास जो वैल्यू है 326 और X2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 134 है। मैं फिर से चेक कर लूँ, 326 और 134, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद जो हमें इससे हम लोग चीजें फाइंड आउट करेंगे वो P1 है, ठीक है, वही इक्वल्स टू X1 ओवर N1, ठीक है, और P2 हैट हमारे पास हो जाएगा X2 ओवर N2, ठीक है। जो एक चीज रह गई है विच इज P बार, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी अगेन हमारे पास सेम फार्मूला है, ठीक है, विच इज X1, ठीक है, प्लस X2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला, ये मैं पांचवा स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करके तो हम लोग जो है z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और छठे स्टेप में हम लोग ये चीज देख लेंगे कि वो हमारे पास z की जो वैल्यू है वो किस रीजन में फॉल कर रही है, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो इससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट सब कुछ गिवन है। वो कह रहा है कि in a study of obesity, the following results were obtained from samples of males and females between the ages of 20 and 75. Males 150 और उसमें से 21 जो है वो ओवरवेट है, और फीमेल्स 200 है और उसमें से 48 ओवरवेट है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि can we conclude from these data that in the sampled populations there is difference in the proportions who are overweight at let alpha is equals to 0.05। देखें इस क्वेश्चन में भी उसमें हमें वही चीज है, वही हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बोला जो अभी हम लोग ने ऊपर किया, ठीक है। जो चेंज आ रहा है वो सिंपल इतना सा आएगा कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। हाइपोथेसिस सारा यही रहेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी यही है, टेस्ट स्टैटिस्टिक भी हमारे पास, थर्ड स्टेप भी यही है, फोर्थ स्टेप भी हमारे पास यही रहेगा। जो हमारे पास चीज चेंज होगी वो कुछ ये है कि मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख दूं कि पहला अगर हम लोग मेल्स को कह देते हैं, मेल्स ग्रुप को कह देते हैं, तो उसमें हमारे पास N1 जो है वो है हमारे पास 150, ठीक है, और X1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 21, ठीक है। वो है हमारे पास 21, सही है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है फीमेल्स का,
उसमें हमारे पास n2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 200 और x2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 48, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके तो हम लोग जो अननोन चीजें हैं लाइक p1 हैट वो फाइंड आउट कर लेंगे, p2 हैट वो फाइंड आउट कर लेंगे, p बार फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज हम लोग फर्स्ट स्टेप में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है व्हिच इज दैट इज इक्वल टू p1 हैट माइनस p2 हैट माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p1 p बार इनटू 1 माइनस p बार ओवर n1 प्लस p बार इनटू 1 माइनस p बार ओवर n2। ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट अप करने के बाद आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम उससे हम लोग ये चीज देख लेंगे कि हमारे पास वो मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो कौन से रीजन में फॉल कर रही है, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। ये जो है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर सपोज हमारे पास z की जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो हम लोग h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो हम लोग h0 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपने सिग्निफिकेंस डिफरेंस और डिफरेंस के बारे में बताया था वो जरा रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी। चलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करें आप ये मैं ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करने लगा हूँ, ठीक है। देखें होता ये है कि ये ना ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज करें कि आपके पास दो क्रिकेट टीम, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिफरेंस का एक्सप्लेन करूंगा। सपोज आपके पास दो क्रिकेट टीम्स हैं, एक क्रिकेट टीम आपके पास इंग्लैंड की है और दूसरी आपके पास ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। ये जो दोनों क्रिकेट टीम्स हैं इनकी परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो मोर और लेस सेम, ठीक है, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड की क्राइटेरिया परफॉर्मेंस बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि there is no significant difference between these two cricket teams on the basis of their performance, ठीक है। देखें नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब ये है कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम लोग अगर परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैं दो क्रिकेट टीम लेता हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी आपके पास सपोज जिम्बाब्वे है, ठीक है। इन दोनों की परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूँ तो उन दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है और जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि हमारे पास जो है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी उनकी परफॉर्मेंस में फर्क है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर परफॉर्मेंसेस या बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू क्रिकेट टीम्स, ठीक है। तो जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत फर्क होता है वहां पे हम लोग ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। और जहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता वहां पे हम लोग ये चीज कह देते हैं कि नो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। ये चीज होती है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। चलिए मैं आप लोग नहीं पूछ रहे तो मैं ये चीज अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है। आप लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर आप लोगों से ये नहीं होते, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।